हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये गुप्त वंश का हम लोग गुप्त वंश साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग एक क्लास देख चुके हैं और उसी से संबंधित नेक्स्ट क्लास लाए हैं, इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट क्लास में कि गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। उसका जो उत्तराधिकार जो था वो घटोत्कच था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, फिर उसके बाद घटोत्कच का है। लेकिन अगर बोला जाए गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट तो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है। इन्होंने उसके बाद में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला जो शासक बनता है वो समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इसी के कारण उनको लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था। किस कृति में कहा था? वो अपने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बोला था, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। उसका एक और नाम देवगुप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कुतुब मीनार के निकट है। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके उपलक्ष्य में? तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। शकों को पराजित करने के कारण उसको शकारी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम बनता है। आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, कुमारगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था, ठीक है। कुमारगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, ठीक है। इसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इसके समय गुप्तकालीन अभिलेख सर्वाधिक प्राप्त हुए थे। टोटल जो है अभिलेख 18 अभिलेख प्राप्त हुआ था। टोटल जो है इसकी संख्या जो थी 18 थी, ठीक है। इसकी जो संख्या थी 18 थी। बिलसठ अभिलेख में, किस अभिलेख में? बिलसठ अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। उसके बाद में ऐसा
माना जाता है कि कुमार गुप्त प्रथम के बाद कोई भी उत्तराधिकारी शासक नहीं बनता है। किसमें कहा गया है? तो बिलसट अभिलेख में। बिलसट अभिलेख में क्या कहा गया है? ध्यान से देखिए, बिलसट अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है, मतलब आगे इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, कुमार गुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त, मतलब कहा जाए कि चंद्र कुमार गुप्त प्रथम ने स्वर्ण मुद्रा भी जारी किए, रजत मुद्रा भी जारी किए और ताम्र मुद्रा भी जारी किए। ठीक है, मुद्राओं पर जो मुद्रा जारी किए इन्होंने, वो अपने सिक्कों पर क्या उपाधियां अंकित करवाए जी? तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध, महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती है। उन्होंने जो सिक्के जो जारी किए वो अपने सिक्के पर उत्कीर्ण क्या करवाए? क्या उपाधियां, अपने उपाधियां क्या अंकित करवाए जी? तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध, महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि स्कंदगुप्त के सिक्कों के ऊपर, स्कंदगुप्त के सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि कर्मादित्य अंकित है। उसकी उपाधि जो है कर्मादित्य। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के किस शासक को कर्मादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो उसको क्या बोलेंगे? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, भित्री स्तंभ लेख में, भित्री स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह जो है युद्ध का वर्णन किससे मिलता है जी? तो भित्री स्तंभ लेख में मिलता है। और किसके साथ? तो पुष्यमित्र शुंग और हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है गुप्त वंश के किस शासक के समय में, गुप्त वंश के किस शासक के समय में हूणों का आक्रमण हुआ है? तो हम लोग इसका उत्तर देंगे कि स्कंदगुप्त के समय में हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त हाथों से उसको, किसको? हूणों को बुरी तरह पराजित किया था। कौन पराजित किया था? स्कंदगुप्त, इसको हूणों को। ठीक है, उसके बाद में स्कंदगुप्त के बाद दूसरा हूण आक्रमण आता है, उसका जो नाम है तोरमान। दूसरा हूण आक्रमण कौन था जी? तोरमान। देखिए तोरमान, तोरमान भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता थे। तोरमान जो है भारत पर दूसरे, पहला था स्कंदगुप्त, पहला था, पहला जो हम लोग पढ़ रहे थे, पहला जो है पहला हूण आक्रमण, पहला कौन था? पहला का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, पहला का जो है जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन दूसरा जो हूण आक्रमण था वो तुर्मान था। ठीक है, तुर्मान था। ठीक, मिहिरकुल हूण शासक तुर्मान का पुत्र था। मिहिरकुल जो है किसका पुत्र था जी? मिहिरकुल हूण शासक तुर्मान का पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी बना। किसका? तो तुर्मान का उत्तराधिकारी कौन बना? मिहिरकुल। मिहिरकुल अत्यंत
क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। कहा जाता है कि मिहिरकुल बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। कौन? तो मिहिरकुल। चीनी यात्री हैंसोंग तथा मंदसौर के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी में, कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में, तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया। कौन कौन पराजित किया है मिहिर कुल को जी? तो पहला तो शासक है नरसिंहगुप्त बालादित्य। दूसरा है मालवा का नरेश यशोधर्मन, जिन्होंने मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया था। गुप्त काल में प्रमुख पतन जो पूर्वी तट पर है, उस पतन का नाम है ताम्रलिप्ति। ठीक है। गुप्त के समय में पूर्वी पतन पर एक बंदरगाह है जी, उसका नाम है ताम्रलिप्ति। बहुत पूछता है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह किस तट पर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूर्वी तट पर। ठीक है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक पतन है, बंदरगाह है। यह एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, जितना भी दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, जैसे चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। तो किस बंदरगाह से व्यापार होता था जी? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार होता था। दक्षिण पूर्व एशिया में जितना भी कंट्री आता है, उस समय उसके साथ व्यापार होता था। तो चीन के साथ व्यापार होता था, श्रीलंका के साथ व्यापार होता था, जावा के साथ व्यापार होता था, सुमात्रा जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया, उसके साथ व्यापार होता था। ठीक है। पश्चिमी भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था भृगु कच्छ, जिसको बोलते हैं भड़ोच। ये भी पूछता है कि भड़ोच बंदरगाह किस तट पर है, तो पश्चिमी तट पर है। ये कहां पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु का वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जो है कौन कौन ऐसा जो राज था, गुप्त काल में ऐसा कौन कौन सा राज था जो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था जी? तो वस्त्र उत्पादन के लिए कौन कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध था? तो पहला कौन था? गुजरात। दूसरा कौन था जी? बंगाल, फिर दक्कन और तमिलनाडु। समझे? तमिलनाडु। ये सब क्या था? वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। सूती वस्त्र। कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र। ठीक है। सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए गुप्त के समय में कौन कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु प्रसिद्ध केंद्र था। अगला देखिए, क्वेश्चन लिखते जाइएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखिए। तो आप लोग कॉपी और कलम जरूर लेकर रोज बैठिए। ठीक है। कुछ हम पॉइंट लिखवाएंगे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। तो जो वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख
प्रमुख उद्योग था। उद्योग था, ठीक है। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग जो है ना, वस्त्र गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, वस्त्र उद्योग जो है गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में गुप्त गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को सिक्के को दिनार कहा जाता था। दिनार कहा जाता था, ठीक है। स्वर्ण काल, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था जी? दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। अगला देखिए, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता। चीनी यात्री चीनी यात्री चीनी यात्री चीनी यात्री फाहियान के अनुसार, फाहियान के अनुसार फाहियान के अनुसार फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। क्या पहला क्या है जी? वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग है। गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहा जाता है। स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक जीवन में क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अभी भी होता है ना, उसमें कौड़ी होता था, अठन्नी, चौवन्नी, 5 पैसा, 10 पैसा, इसी तरह होता था, उसमें कौड़ी था। आगे देखिए, आगे है अगला पॉइंट लिखिए अब लोग। अगला पॉइंट है गुप्त शासकों के सिक्के, गुप्त शासकों जो सिक्के था, गुप्त शासकों के सिक्के, गुप्त शासकों के गुप्त शासकों के गुप्त शासकों के सिक्के यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए। उड़ीसा में पाए गए, ठीक है, पाए गए। गुप्त शासकों के सिक्के जो कहां कहां मिला था जी? कहां कहां मिला था? किस किस राज्य में मिला था? तो यूपी में मिला था, बिहार में मिला था, बंगाल, एमपी, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए थे, ठीक है।
उड़ीसा में पाए गए थे। ठीक है, अगला देखा जाए अगला देखा जाए अगला देखा जाए सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल, जो सिक्कों का, इनमें से सिक्कों का सबसे सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान के बयाना, राजस्थान के भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर बयाना की जगह है राजस्थान में मिला। ठीक है, अगर सब राज्यों में अगर देखा जाए तो सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान के भरतपुर में प्राप्त हुआ। तो भरतपुर, वहां एक बयाना पड़ता है। ठीक है, भरतपुर में बयाना, वहीं से सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को चांदी के सिक्के को रूपक या रुपया कहा जाता था। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उसको रूपक या रुपया कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, समझ गए ना? वो आप लोग दिमाग में आवा, सर वहां तो बताए थे गुप्त सबसे पहले चांदी के सिक्का चंद्रगुप्त, नहीं, वो चांदी का सिक्का जारी किए थे, शकों के विजय को उपलक्ष्य में जारी किए थे। लेकिन पहला अगर पूछेगा तो पहला कि चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो यही था, चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर पूछेगा, क्वेश्चन यहां लगा देगा कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में कि शासक ने चांदी के स्वर्ण सिक्के जारी किए, तब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश के शासक ने सबसे पहला चांदी का सिक्का जारी किया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही जारी किया। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज इस चीज में आप लोग को नहीं होना है। ठीक है, बेहिचक जवाब देना है। कुछ भी रहे तो कमेंट में इसका आंसर जवाब आप पूछ सकते हैं, सर क्या होगा, इसका हम जवाब देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख सती प्रथा का प्रथम उल्लेख सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। एरन
अभी एरन अभिलेख में मिलता है कब? 510 ईस्वी मिलता है। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में इसका चर्चा किया गया है। किसका जी? तो किसका चर्चा किया गया है? तो सती प्रथा का चर्चा को जो किया गया है वो इसी में किया गया। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य का पतन होने का क्या कारण था? गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? एक में लिखिए हुनों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण। दूसरा लिखिए प्रशासन का सामंती ढांचा। दूसरा क्या है जी? प्रशासन। दूसरा क्या? प्रशासन का सामंती ढांचा, गुप्त वंश के पतन का क्या कारण है? पहला है हुनों का आक्रमण, दूसरा है प्रशासन का सामंती ढांचा। ठीक है, लिख लिए होंगे। आगे बढ़िए। आगे हम लोग देखते हैं गुप्त काल में नगर का क्रमिक पतन। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन की ओर अग्रसर था। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन की ओर अग्रसर था। ठीक है, अग्रसर था। ठीक, अगला देखिए, गुप्त काल में नगर का क्रमिक पतन की ओर अग्रसर था। ठीक है, पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर, पाटलिपुत्र गुप्त काल में, लिखिए गुप्त काल लिख लीजिए, गुप्त काल में पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसोंग के आगमन तक और गांव में पतन हो गया। गांव में पतन हो गया। समझे? गुप्त काल में पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसोंग के आगमन तक
वह क्या चीजें पर गांव में मतलब इसलिए परिवर्तित हो गए थे, इसका कहानी हम बाद में बताएंगे। क्योंकि क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपना राजधानी परिवर्तित करके उज्जैन ले चल गया था। उज्जैन ले चल गया था, इसका कारण था कि अपना पुत्री का विवाह वकाटक वंश के शासक था, उसी के साथ अपना पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। रुद्रसेन द्वितीय की हत्या हो जाती है, उसी के एवज में अपना राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन स्थानांतरित कर देता है। समझे? तो बहुत सारा कारण था, इसी कारण ये सब भी बहुत कारण माना जाता है। ठीक है, देख लिए ना। गुप्त काल, अगला देखिए। गुप्त काल में देखिए, अगला देखिए। गुप्त काल में कला साहित्य क्या है जी? गुप्त काल में कला साहित्य, गुप्त काल में कला एवं साहित्य, गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल में प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल में प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। ठीक है, आप लोग यहां तक देख लिए होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग कल गुप्त वंश खत्म कर देंगे। ठीक है, कल गुप्त वंश एंड हो जाएगा, गुप्त वंश एंड हो जाएगा। ठीक है, हम आप लोग को लुसेंट पढ़ने का ट्रिक बताएंगे, लुसेंट को कैसे 10 दिन में याद किया जाता है। ठीक है, तो कल इसके लिए हो सकता है हम वीडियो लाए कि लुसेंट को कैसे हम लोग याद करेंगे 10 दिन के अंदर में। ठीक है, आप लोग को लगता है जीएस बहुत टफ चीज है, कुछ टफ चीज नहीं है, बस इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, और जो चीज ज्यादा टफ लगे उसी को बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो चीज ज्यादा टफ लगे उसी को बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि लुसेंट कैसे पढ़ना चाहिए, 10 दिन में कैसे याद करें, इसके लिए हम वीडियो लाएंगे, आपके बीच में ट्रिक बताएंगे कैसे पढ़ें, क्या छोड़े। पढ़ने का तो बहुत चीज है। ठीक है, इसलिए हम एक चीज बताएंगे आपको कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बीच है, उसी चीज को पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात आप लोगों से होती है। जय हिंद।